सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, जिसकी लेंथ L है, अगर उसको B मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है दैट F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अब हम दो वायर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। हो सकता है कि उनमें करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में हो और हो सकता है दोनों में करंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो। उस कंडीशन में उनके बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे, ये दो मैंने वायर ले ली सपोज, ठीक है। लेट कंसीडर इनकी लेंथ L है और दोनों में करंट इनिशियल केस में, पहले वाले केस में मैंने करंट क्या ले ली, I1 और I2। दीज टू वायर्स आर प्लेस एट दी डिस्टेंस अपार्ट। दोनों को मैंने दोनों दी डिस्टेंस अपार्ट मान लिया। अब देखो होगा क्या, क्यों यहाँ होने वाला पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये आप जानते हैं, आपके दिमाग की नस नस ये बात अब जान चुकी है, 4th चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते इसके पास पहुँच जाएगा। इसके पास पहुँच गया, इसका मतलब ये वायर I2 जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो गया है, वो इस I1 करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके अंदर आ गया है। और सिमिलरली I2 में जब करंट फ्लो करोगे तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बनेगा और बनते बनते यहाँ पहुँच जाएगा, यानी I1 I2 से बने हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। तो इनके बीच का फोर्स हम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी पहले तो देखिए, फोर्स, let this is wire 1 and this is wire 2. Force on wire 1 due to wire seconds से देखते हैं। तो देखिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि अब फोर्स हम क्या कर रहे हैं, किसी लेंथ पे निकाल रहे हैं, किसी करंट के कंडक्टर पे निकाल रहे हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इसी का यूज करना। अब करंट की वैल्यू पता है क्योंकि हम इस पे निकालने वाले हैं, इसी करंट की वैल्यू I1 है। L इसकी लेंथ है वो भी पता है हमें। बी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में वो रखेंगे, बी याद कीजिए, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था बी कौन सा होता है, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होगा। जैसे इस सिचुएशन में इस I1 करंट जो फ्लो हो रही है उस कंडक्टर की बात करें तो वो I2 से जो मैग्नेटिक फील्ड बन के इसके पास आएगा उसके अंदर आपका I1 रखा हुआ है। तो यानी ये I2 यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड काउंट होगा इस वाले फॉर्मूले में। साइन थीटा वो भी चेक कर लेंगे, अभी देखिए सब चेक कर लेंगे। आइए इधर, तो देखिए पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। एक स्ट्रेट वायर से L लेंथ पे, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर लीजिए, इसे लॉन्ग वायर कंसिडर कीजिए। एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर से R डिस्टेंस, अब यहाँ D के R कर लो, ठीक रहेगा बुक के अकॉर्डिंग। R डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एम्पियर्स लॉ आपने पढ़ा है और एम्पियर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन यही थी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला कितना था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये हमारा फॉर्मूला था। याद आया सबको? चलिए, तो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, इसके लिए ये I2 बनाएगा। इस I2 के मैग्नेटिक फील्ड में I1 आएगा। तो I2 कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो I2 करंट, और कितनी डिस्टेंस पे बनाएगा, जितनी डिस्टेंस पे ये I1 रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये 2πr ऑलरेडी बन गया फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड बाय द सेकेंड वायर एट द R डिस्टेंस। R डिस्टेंस पे सेकेंड वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये आ गया। तो
अब ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो आपको पढ़ा है कि स्ट्रेट वायर से स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम थंब रूल यूज़ करते हैं। तो थंब रूल क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये इसका स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अपना थंब ऐसे रखो और इसको घुमाओ। हमारा वायर इधर नहीं है, हमारा वायर इधर है। तो क्या होगा, ये फिंगर्स घूमेगी और इस तरफ से बाहर आएगी। यानी ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है I1 के लिए, फर्स्ट वायर के लिए, वो इस तरफ आउटवर्ड्स बनेगा। तो मैं आउटवर्ड्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, बताया मैंने आपको, डॉट शो यूज़ करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, B2। तो ये तो B2 मैग्नेटिक फील्ड जो I2 से बन रहा है, r डिस्टेंस में, डायरेक्शन आउटसाइड द पेपर, और कितना बन रहा है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, हमारा फॉर्मूला पुट करते हैं। अब क्या फॉर्मूला देखो वहाँ पे, I L B साइन थीटा। आई कौन सा है, देखो आई कौन सा है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर जिस पे फोर्स निकालना है। ध्यान रखना, आई यहाँ पे कौन होता है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर जिस पे फोर्स निकालना है, उसकी करंट। अभी हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, फर्स्ट वायर पे निकाल रहे हैं। फर्स्ट वायर की करंट कौन सी है, I1। तो यहाँ क्या आएगा, I1। इसकी लेंथ L आ गया। ये किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ क्या आ गया, B2। और अब याद कीजिए, ये थीटा किसके बीच में, आपको अगर फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में याद हो फोर्स का, वो क्या था, L क्रॉस B। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहाँ आ जाइए, लेंथ आपकी अलोंग y एक्सिस दिख रही है, लेंथ क्या है, अलोंग y एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, अलोंग z एक्सिस। y और z एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, यानी साइन 90 कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये यहाँ से हटा दीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो F12 इज इक्वल टू I1 लेंथ L, B2 की वैल्यू पुट कर दो, ऊपर रखी हुई है B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, ठीक है। अब ये जो बिखरा हुआ है फॉर्मूला, उसे ढंग से समेट लीजिए, एक सुंदर फॉर्म दे दीजिए। तो म्यू नॉट को आगे ले आइए, I1 I2 दो करंट बहने हैं, उनको पास पर रख दो, और 2πr इनको इस तरह से आ गया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है फोर्स पर लेंथ की, यानी ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन पूरे इस लेंथ पे कितना फोर्स लगने वाला है उसका आया है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फोर्स पर लेंथ निकालो, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आपका ये एक्सप्रेशन आया है पूरे वायर पे, जो वायर 10 सेंटीमीटर का है। पर अगर आपसे पूछे कि इसके 1 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स पर लेंथ पर सेंटीमीटर कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या करना, इस L को धर लिया, यानी फोर्स आपका ये रहा, और लेंथ से डिवाइड कर दो जो उसकी लेंथ है टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको लिए मैंने एक्सप्रेशन यूज कर लिया, स्मॉल f12 इज इक्वल टू f12 L इज इक्वल टू, अब बचा है म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड। आ गया समझ में, ठीक है। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, अब ये तो आ गया फर्स्ट का। अब ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, सेकंड का और फोर्स निकालने वाले हैं। देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि इसका एक्सप्रेशन भी यही आने वाला है। ये इंटरेस्टिंग ये है कि इसका एक्सप्रेशन भी यही आने वाला है। देखो फटाफट देखते हैं कैसे हुआ। अब हम निकालने वाले हैं फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। क्यों फर्स्ट भी तो अपने अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और वो भी तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बन के कहाँ तक पहुँच गया, इस सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर के पास पहुंच गया। तो अब फोर्स ऑन सेकंड हमें निकालना है और ड्यू टू फर्स्ट निकालना है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब देखना, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचेगा और ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है। ये I2 करंट कैरिंग कंडक्टर एक B1 मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, तो उसको F फोर्स लगेगा जिसकी लेंथ L है। तो देखो अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए कैसे है, इन्वर्स है, कि ऐसे घूम के आएगा। अब इसके लिए ये इस साइड में है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लेंस पहले अंदर जाएगी। तो इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लेंस बन रही है वो इन्वर्स बन रही है, इनटू द पेपर बन रही है, इसलिए इसका नाम हो गया अपना B1 नाम दे दिया। B1 क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर B1 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट
I अपॉन 2πr, एम्पियर्स लॉ से हमने निकाला था। यहाँ I कौन होता है? करंट जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। I कौन है? I1। डिस्टेंस, इसके लिए भी R डिस्टेंस है, इसके लिए भी R थी, एक ही बात है, ठीक है। अब फोर्स ऑन फर्स्ट सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, क्या करना है? बेसिक फॉर्मूला आपका I/L/B sin थीटा। अब देखिए, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकालना है तो इसकी करंट काउंट होगी, यानी I2 काउंट होगी, और लेंथ इसकी L है, लेंथ इसकी L है। B इसका मैग्नेटिक फील्ड, किसका मैग्नेटिक फील्ड? जिसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है। ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? इस फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, जिसकी वैल्यू ये रही, तो ये B1। और साइन दोबारा, लेंथ ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, लेंथ अलोंग y एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग -z एक्सिस, तो भी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, साइन 90 1 हो गया। पुट द वैल्यूज I2 L, B1 की वैल्यू μ0 I1 अपॉन 2πr, F21 इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L अपॉन 2πr। वही एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया? सेम एक्सप्रेशन आया ना, सेम एक्सप्रेशन आया। यानी ये न्यूटन्स लॉ को देखो फॉलो कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि एक कोई चीज़ आप किसी एक पे एक्शन करोगे आपको उतना ही रिएक्शन मिलेगा, तो उतना ही रिएक्शन तो हमने देख लिया कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स इक्वल लगा रहे हैं। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ एक और वर्ड ऐड करता है, वो ऐड करता है ऑपोजिट, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट भी होना चाहिए। वो ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट भी हम अभी देखेंगे जब हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। तो F21, अब वही है, फोर्स पर लेंथ में निकालूंगा, फोर्स पर लेंथ, लेंथ से डिवाइड कर दो, μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। यानी दोनों केस में आप देखोगे, दोनों केस में हमारा जो फोर्स पर लेंथ आ रहा है वो सेम आ रहा है, μ0 I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में, यानी एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया था, F12 इज इक्वल टू F12 μ0 I1 I2 डिवाइड बाई 2πr, ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है और ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन की डायरेक्शन और निकाल लेते हैं कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है। और मैंने इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था। फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, उसमें भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया था हमने, और यहाँ भी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही यूज़ करने वाले हैं। उस टाइम मैंने बताया था कि फोर्स तो दोनों में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रहेगा, वहाँ बस चार्ज की वेलोसिटी थी और यहाँ हम उसको रिप्लेस कर देंगे करंट से। जो वेलोसिटी के लिए फिंगर हमने यूज़ की थी वो फिंगर यहाँ अब करंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, पहले इस केस में आ जाइए, यहाँ आपका जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं, यानी फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, इस फोर्स की डायरेक्शन हम निकालते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट ऊपर, फोर्स इस तरफ, तो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, यानी दिस इज फोर्स F21, दिस इज फोर्स F21, डायरेक्शन इधर। अब इसकी बात करते हैं, सेम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस पे अप्लाई कीजिए। आपका मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ है, अब आउटवर्ड्स है, ये आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट इसमें भी ऊपर जा रही है, करंट ऊपर जा रही है, और ये आपका फोर्स इस तरफ। आगे समझ में, दोबारा देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं है, लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर और फोर्स इस तरफ, तो ये आपका फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो अब आपको यहाँ डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट हो रहे हैं। दिखा नहीं दिखा? यानी इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, पर इनका डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो बाय न्यूटन्स लॉ वी कैन से द फोर्स बिटवीन these two wires are equal in magnitude but opposite in nature, that's F21 is equal to minus F12। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो, दोनों में करंट सेम फ्लो हो रही है, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है, ऊपर तरफ जा रही है। तो इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो तो दे विल अट्रैक्ट
अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम थोड़ा सी सिचुएशन अलग करते हैं। अब देखो हम दोनों की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। चलो यहीं अपन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन यही आने वाला है, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज करने से करंट वही सेम रखी है अपन ने, डिस्टेंस सब कुछ सेम है, यानी दोनों पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला तो यही आने वाला है। इफ आई अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉर्मूला वही आने वाला है, लेकिन डायरेक्शन से चेंज करने से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, वही हम देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो हम इसको यहाँ से लाके इसी डायग्राम को देखो, मैं दिखाता हूँ कि कैसे चेंज हुई है। ये एक्सप्रेशन आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इसमें देखो आप कैसे, अब सपोज ये कंडीशन ले लिया आपने, इस तरह से ले लीजिए। Again these two wire are r distance, the current flowing through these wire again same I1 I2, but in this situation you change the direction of current। अब एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा काम क्या है, पहले देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा, ये फर्स्ट वायर आपका, ये सेकंड वायर आपका। फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ बनेगा, इस तरफ सेकंड वायर के लिए, तो ये B1 बना इनवर्स। इसके लिए देखिए, इसके लिए आप ये आपका थंब हो गया, तो इसके लिए कैसे बनेगा, आउटवर्ड्स बनेगा इस तरफ। तो ये आपका B2 मैग्नेटिक फील्ड और ये आउट नहीं, गड़बड़ होगा, सॉरी उल्टा है, हाँ इसमें करंट नीचे है, हाँ देखो नीचे करंट जारी है, तो नीचे करंट जारी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका, इसके लिए अब देखो किधर बनेगा, इनवर्स बनेगा, तो इसका भी इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स बनने वाला है। अब आपके पास दोनों वायर्स की करंट डायरेक्शन पता है, दोनों वायर्स की आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। अब दोनों वायर्स पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आपका इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इस तरफ आपका फोर्स लग रहा है, यानी दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड। देखिए डायरेक्शन इस तरफ है। इसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी अंदर है, करंट नीचे है, फोर्स इस तरफ है, तो दिस इज योर फोर्स F21, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू 1। अगेन देखिए दोनों डायरेक्शन अभी भी ऑपोजिट है, इस तरफ बोलूं तो भी दोनों ऑपोजिट है, और ऐसे आ रहे हो तो भी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। बस फर्क क्या है, पहले वाले में इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा था, वायर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस सिचुएशन में वायर रिपेल ईच अदर, दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन है तब अट्रैक्शन होगा, और अगर दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है, इन दैट सिचुएशन दे रिपेल। रिपेल की स्पेलिंग देख लेना भाई, रिपेल तो बढ़ गया मेरे से काम, रिपेल देख लेना स्पेलिंग क्या होती है, रिपल हो गया, तो रिपेल, रिपल्सन ये होता है, रिपेल देख लेना। आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं हूँ। रिपेल हो गया ये, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट देखना है। तो देखो इसको याद कैसे रखोगे, तो देखिए इसका याद रखने का तरीका आप रखिए चार्जेस से। चार्जेस के ऑपोजिट आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे कहूँ कि सेम चार्जेस अगर होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, ये स्पेलिंग से आ गई है। सेम चार्जेस हो तो क्या होती है, दोनों के बीच रिपल्शन होता है। और अगर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट नेचर बोल लो या अनलाइक बोल लो, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस अगर होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यानी प्लस प्लस हो तो रिपल्सन, माइनस माइनस हो तो रिपल्सन, लेकिन प्लस माइनस हो तो अट्रैक्शन होता है। इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ बिहेव हो रहा है। इसको याद रखने का तरीका यही है कि अगर आपकी करंट सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लो हो रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो आप क्या करो कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, यानी सेम करंट आपस में अट्रैक्ट करेगी। यानी जैसा दो चार्जेस बिहेव करते हैं उनके ऑपोजिट सोचिए आप, यानी दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन अगर सेम चार्ज होते तो रिपेल करते, यानी सेम करंट उसका ऑपोजिट कर दो, अट्रैक्ट करेगी। और ऑपोजिट करंट है क्या करेगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। ऑपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे चार्जेस में बिहेव होता है उसका ऑपोजिट आपको ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, ताकि ये तो आपके दिमाग में बैठ चुके हैं कि प्लस प्लस रिपेल होता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है, बचपन से आप पढ़ते हो, ये दिमाग में सेट है,
ये चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो चुकी है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक सीबीएसई बोर्ड अकॉर्डिंग भी होता है और नीट में कई बार आ जाता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट कितनी होती है, 1 एम्पियर करंट कितनी होती है, वो हम इसी फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। हम इसी फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, अभी बताता हूं मैं आपको कौन सा वाला फॉर्मूला है। चलो इसको पूरा साफ कर देते हैं भाई। आपका फॉर्मूला अभी आया फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? तो ऐसे ही आपकी दो वायर मान लीजिए जिनकी लेंथ L है, जिनके बीच डिस्टेंस R है, जिनमें करंट I1 और I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, आपने पढ़ लिया ये। और जैसे ये करंट फ्लो होगी, आपने देखा कि दोनों में सेम डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन मीनिंग क्या हुआ कि अब 1 kg मास कितना होगा, 1 मीटर लेंथ कितनी होगी, 1 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, ये सब हमने डिसाइड किया है। भगवान ने नहीं बताया, घड़ी बनाइए आप, उसमें 1 सेकेंड इतना टाइम लेना है, या इस लेंथ को आप 1 मीटर बोलोगे, ये भगवान ने डिसाइड नहीं किया है। ये हमने कुछ मेजरमेंट, कुछ मेथड अपनाए किए हैं, और अब मेथड अपना के हमने उसका रिजल्ट निकाला है, और उसके बेसिस में हमने डिसाइड किया कि इतनी पर्टिकुलर लेंथ को आप 1 मीटर मानेंगे, इतने मास को आप 1 kg मानेंगे। आगे समझ में? तो वैसे करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर क्वांटिटी, 1 एम्पियर कितनी करंट होगी, उसके लिए हमने इसी वाले फॉर्मूले का यूज किया है। कैसे यूज किया है देखिए, क्या कह रहा है वो कि आप क्या कीजिए, अभी देखो करंट की वैल्यू बताऊंगा मैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, लेंथ 1 मीटर ले लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मीटर ले लीजिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है ये कि इनमें हम जब से करंट फ्लो करेंगे, तो अभी आपने देखा सेम करंट फ्लो, सेम डायरेक्शन होती है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये अट्रैक्ट करेंगे, वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा इतना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो इतना होगा। अगर इतना होगा, दो वायर्स हैं, ठीक है, उनको 1 मीटर की उनकी लेंथ है, उनको 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, और रखने के बाद हमने कुछ करंट फ्लो किए। करंट फ्लो करने के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों वायर एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर ही फ्लो हो रही है। अब देखिए, इसको समझ में नहीं आया, दोबारा समझिए इसको। 1 एम्पियर करंट ले लिए, इन सब की वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, F = म्यू नॉट 1 × 1 डिवाइड बाई 2 पाई R1। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारे पास है, 2 पाई की वैल्यू तो नहीं है, तो 4 पाई कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 पाई तो 4 पाई बन गया, और ऊपर 2 आ गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब आपके पास वैल्यू, ये तो सब 1 मल्टीप्लाई में, तो ऊपर तो 2 बच गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है, 10⁻⁷ होता है न्यूटन। अब समझिए इसको कि अगर हम 2 वायर्स में करंट फ्लो कर रहे हैं जिनकी लेंथ 1 मीटर है, जिनके बीच की डिस्टेंस R 1 मीटर है, और उनमें करंट फ्लो करने के बाद में उनके बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर एक्ट हो रहा है। इसका मतलब उनमें जो अमाउंट ऑफ करंट आपने फ्लो की है, उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट आपने फ्लो की है वो करंट 1 एम्पियर के बराबर होगी, तभी इतना फोर्स उनके बीच में एक्ट करेगा, इस लेंथ के और इस डिस्टेंस के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन इंग्लिश में है, कैसे भी आपको मिल सकती है, कहीं भी आ भी सकती है, उसके लिए आपको ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये अपना टॉपिक अपन ने पढ़ लिया। अब इसको लेके अपन ने CBSE नीट और IIT जी मेंस के क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए।
क्या होगा आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का? चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये CBSE 2015 में आया हुआ है। एक वायर है जिसमें 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, जिसके नीचे एक स्क्वायर शेप का लूप रखा हुआ है, जिसकी खुद की साइड 20 सेंटीमीटर है। स्क्वायर है तो दोनों तरफ ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच में ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसमें करंट 1 एम्पीयर फ्लो हो रही है और वो 1 एम्पीयर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। आगे समझे? तो अब इस पर नेट फोर्स बताइए, क्या फोर्स 0 होगा क्या? देखते हैं, समझे बात। तो कैसे करना है इसको, ये A, ये B, ये C और ये D। देखिए पहले तो हम फोकस करने वाले हैं कि कहाँ नेट फोर्स हमारा 0 होगा इस लूप के ऊपर ड्यू टू दैट 2 एम्पीयर करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। कैसे देखो, यहाँ आ जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वाले पे और इस वाले, ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ये दोनों पॉइंट इस वाले वायर से सेम डिस्टेंस पे। इसका मतलब इनसे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पॉइंट्स पे सेम बनने वाला कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन करंट इसमें इस तरफ डायरेक्शन फ्लो हो रही है और इसमें इस तरह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, लेकिन अगर किसी वायर में करंट एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो होती है तो यहाँ लगने वाला फोर्स भी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। करंट ऊपर है, करंट इधर है तो फोर्स इधर है, करंट इधर है तो फोर्स इधर है। मैग्नेटिक फील्ड चाहे दोनों केस में सेम रहो। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों पॉइंट पर सेम बन रहा है, लेकिन इनकी करंट एक में ऐसे है, एक में ऐसे है, तो इन पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ऑपोजिट होगा। डिस्टेंस सेम है इसलिए फोर्स इक्वल होगा। तो इक्वल और ऑपोजिट होने से इन दोनों पॉइंट्स का फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। सिमिलरली इन 2 पॉइंट्स पे, सिमिलरली इस 2 पॉइंट्स पे, सिमिलरली इस 2 पॉइंट पे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, AD और BC ये दोनों साइड्स पे जो फोर्स लगने वाला है ड्यू टू दिस, वो इक्वल होंगे हर एक पॉइंट का और ऑपोजिट होगा, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। यानी इस पे और इस पे फोर्स हमें काउंट नहीं करना है। इन दोनों साइड्स पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल हो जाएगा। इस वाले पे लगने वाला फोर्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हैं ये 2 वायर, इन पे ये फोर्स सेम नहीं होगा क्योंकि ये वायर के पास में है और ये वायर से डिस्टेंस पे है। तो इसलिए यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स अब अलग अलग आएगा। और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का इस वायर का यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस वायर में जो करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, इस वायर के लिए इन्वर्स बनेगा और नीचे वाले वायर के लिए भी इन्वर्स बनेगा। लेकिन वो डिस्टेंस ज़्यादा होने से हो सकता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम बने, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बने। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब अब उनका फोर्स भी अलग आएगा। अब यहाँ नेट फोर्स निकालने का मज़ा आएगा। चलिए कैसे करेंगे, आ जाइए। ठीक है, देखो फोर्स ऑन AB सेक्शन की बात करो, AB सेगमेंट पे कितना फोर्स लगने वाला है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है, म्यू नॉट I1 I2 L/2πr। जब लेंथ पता होती है तो लेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर दो। अगर लेंथ नहीं पता होती क्वेश्चन में तो फोर्स पर लेंथ निकाल दिया करो। ठीक है, अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4π × 10⁻⁷ I1 देखिए यहाँ पे, इसको नाम दे दो I1 और इसको दे दो I2 जो है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, I1 कितना है, 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर। लेंथ कितनी है इस वाले की, AB लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻² डिवाइड बाई 2πr 2π × r की वैल्यू। इस वाले से ये वायर कितने डिस्टेंस पे है, ये देखिए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो 10 × 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, फोर्स ऑन CD वायर। अब CD वायर की बात करता हूँ, इस वाले की। ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 फॉर्मूला ही आपका, तो वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट यानी 4π × 10⁻⁷। I1 देखिए, I1 तो वही है
करंट वही घूम के आ रही है, लेंथ भी आपका लगभग वही आंसर आएगा 20 × 10⁻² डिवाइड बाई 2 पाई आर। आर देखिए अब इस वाले वायर से ये वायर कितने डिस्टेंस पे है 10 + 20 30 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ कितना आएगा, इसको मैं ऐसे ले देता हूँ, कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। 30 सेंटीमीटर को मैंने 30 सेंटीमीटर को 30 × 10⁻² लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये फोर्स आ गया। अब ये दो फोर्स आ गए हैं, पर ये दोनों फोर्स कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनके पास डायरेक्शन होती है। अब इनको ऐड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, या इनका एंगल एंगल cos थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, वो इनकी डायरेक्शन पता होने पे ही हम कुछ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाइए, इस वाले केस में देखिए, इस वाली सिचुएशन में देखिए आप कि क्या हो रहा है, दोनों वायर ए बी की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी की बात कर रहा हूँ। ए बी वाले केस में देखो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम चार्जेज रिपेल करते हैं। उल्टा सोचो, सेम करंट अट्रैक्ट करेगी, सेम करंट अट्रैक्ट करेगी, यानी ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज फोर्स ऑन ए बी वायर, ये ए बी वायर का मैग्नीट्यूड फोर्स का, इसकी डायरेक्शन। अब इसकी बात करो, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ये रिपेल करेगा, अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिपेल करेगा, ये फोर्स ऑन सी डी वायर आ गया। इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनके बीच में 180 डिग्री है एंगल, यानी cos 180 लेंगे। पैरेललोग्राम यूज करोगे तो सीधा से बता रखा आपको कि अगर एंगल 180 हो तो सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब हम नेट फोर्स जो निकालेंगे, नेट फोर्स में इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सीधा मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट ये एक्ट हो रहा है। कॉमन देखिए 4 पाई × 10⁻⁻7 सब में आ रहा है भैया, 2 × 1 यानी 2 सब में आ रहा है, 20 सब में आ रहा है, 10⁻² सब में आ रहा है भाई, डिवाइड बाई नीचे देखो 2 पाई सब में आ रहा है, 10 × 10⁻² सब में आ रहा है, आ गया। इधर आ जाइए, यहाँ क्या बच गया, यहाँ मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बचने वाला, पूरी टर्म आ गई है, यानी 1 बच गया। माइनस यहाँ आप देखोगे तो यहाँ केवल ये 3 आपको मिलेगा, बाकी सब कुछ आ गया, यानी 1/3। ठीक है, 1/3 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3 - 2, 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए साथ साथ में, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 10⁻10⁻² से कैंसिल हो गया। तो ये 2 × 2 × 2 8 × 10⁻7 आ गया है, और इंटू 3 एलसीएम लिया था आपने, 3 - 1 2/3 आ गया। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे 16/3 × 10⁻7, इसको सोल्व करोगे आपका आंसर न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑलमोस्ट आप देखें तो शायद 5.33 × 10⁻7 आ रहा है, 5.33 × 10⁻7 आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, सीबीएसई का ही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रखा है, स्क्रीन पे देखिए, आप पॉज कीजिए। चलिए देखिए, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि ये 3 वायर दे रखे हैं जिनकी लेंथ वगैरह कुछ दे रखी नहीं है, ये दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में 2r डिस्टेंस है, इसमें करंट I 3I और इसमें 4I, इसका नाम 1 2 3 वायर दे रखा है। एक तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी ए पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दीज 2 वायर्स, और सेकेंड वायर पे नेट फोर्स निकालो ड्यू टू दीज 2 वायर्स, 1 और 3rd से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालना है। चलिए, तो देखो अब कैसे निकालेंगे, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा टक टक, ये देखो इधर ऐसे बनेगा, टक टक बनेगा, यानी टक टक का मतलब क्रॉस बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर हो गया B2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना हो गया, B2 = μ0। स्ट्रेट वायर से देखो फॉर्मूला ये होता है नहीं होता है, याद है कि नहीं है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसमें करंट कितनी है, 3I है, तो यहाँ क्या जाएगा अब आपका 3I आ जाएगा, आया कि नहीं आया, और डिस्टेंस R है तो R का R आपके पास आ गया, बाकी चीज़ तो सब कांस्टेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड वायर =
थर्ड वायर देखो, अब ये करंट ऐसे फ्लो है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो ऐसे बार बनेगा, ऐसे तो ये टक टक बन रहा है, ऐसे ये डम डम बन रहा है। तो देखो इस डायरेक्शन में डम डम यानी आउटवर्ड्स बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, आउटवर्ड्स बन रहा है। किसका मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड वाले का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो B3 देखो म्यू नॉट है, फिर क्या आता है, करंट आती है, करंट अब कितनी है 4I है, करंट कितनी है 4I है, डिवाइड बाई 2 पाई। डिस्टेंस अब देखो इस वायर की इससे देखेंगे तो 2R प्लस R, ये कितना हो गया 3R डिस्टेंस हो गई। ये दोनों फोर्स आ गए। नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन A इज इक्वल टू क्या कर दो, B2 माइनस B3 कर दो। ठीक है, आउटवर्ड्स है, क्यों मैंने किया है, अभी वही क्वेश्चन है, क्यों मैंने सब्ट्रैक्ट किया है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे बन रहा है, आउटवर्ड्स इनवर्स और एक आउटवर्ड्स, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, 180 डिग्री एंगल है, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में आपको स्पेशल केस बताया हुआ है। B2 की वैल्यू देखो, तो अब सब्ट्रैक्ट कर, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, देखो दोनों में म्यू नॉट है कि नहीं है, दोनों में I है कि नहीं है, और 2 पाई R है कि नहीं है। ठीक है, इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ क्या 3 बच गया, उसके पास बच गया 4/3, इसके पास क्या बच गया 4/3। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R तो आपका ही है, एलसीएम लोगे 3 यानी 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, तो ये आपका 5 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए, अब आप सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि आपको इस सेकेंड वायर पे इन दोनों के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स निकालना है दोनों वायर से। तो आपको दिख रहा है, देखो सीधी सी बात है, ये दोनों के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट करंट रिपेल करेगी, यानी ये फर्स्ट वायर फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट रिपल्सन का होगा, और इन दोनों में भी ऑपोजिट हो रहा है तो ये भी रिपेल करेगा, ये उस तरफ रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू थर्ड आगे समझ में। तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी सबट्रैक्शन वाला ही दोबारा मेथड अपन को अप्लाई करना, सो इजी। ये CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए। देखिए फोर्स, चलो मैं डायल लेता हूँ, फोर्स ऑन, अब तो समझ में आ गया आपको, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर थर्ड वायर ड्यू टू सेकेंड और फोर्थ फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, दोनों फोर्स को आपस में मैं रिपेल एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। F इज इक्वल टू F21 की वैल्यू देखेंगे, F21 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट करंट I1 I2, देखिए म्यू नॉट I1 I2, फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R है। देखो यहाँ लेंथ नहीं है तो मैं ये तरह से फोर्स पर लेंथ ही निकाल रहा हूँ, फोर्स पर लेंथ निकाल लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कोई गलती नहीं होगा आपका, F21 ऐसे कर दीजिए, फोर्स पर लेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अब म्यू नॉट I1 इन दोनों का निकाल दें, पहले कौन सा 2 और थर्ड का निकाल दें। एक में करंट 3I है, एक में करंट 4I है, यानी एक में करंट 3I है, एक में करंट 4I है, लिख दिया, डिवाइड बाई 2 पाई R, इन दोनों की भी डिस्टेंस कितनी है 2R है, तो डिवाइड बाई 2 पाई R। ठीक है, ये फोर्स पर लेंथ आ गया, ये तो आ गया F21 माइनस, तो इसमें म्यू नॉट आएगा, 1 2 में देखो एक करंट है I, एक है 3I, तो ये I आ जाएगा, ये 3I आ जाएगा, डिवाइड बाई डिस्टेंस 2 पाई, इनकी डिस्टेंस R है सिंपल, ये 2 पाई R आ जाएगा। आगे समझ में। अब सिंपल आपका क्या करना है, कॉमन ले लो, म्यू नॉट दिख रहा है मुझे कॉमन, 3 दोनों में है, I² दोनों में कॉमन आएगा, डिवाइड बाई 2 पाई R दोनों में कॉमन आएगा। यहाँ देखो क्या बच गया, यहाँ 4/2 बच गया, 4/2, ऊपर 4 हमने नहीं लिया और ये 2 नहीं लिया हमने, ये 2 लिया है, तो ये 2 बच गया। ठीक है, तो 4/2 यानी 2 बच गया, माइनस इधर देखिए आप, इधर सब कुछ कॉमन आ गया मेरे ख्याल में, 3I², 2 पाई R, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया F इज इक्वल टू म्यू नॉट 3I² डिवाइड बाई 2 पाई R। ये फोर्स ऑन सेकेंड वायर हमने निकाली। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन नीटा करते हैं। ठीक है, पेन पेपर अपने हाथ में आपके, और उसको पहले सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप ट्राई किया होगा आपने, आंसर भी आया होगा।
मैच किया होगा आपने। देखिए अब सॉल्यूशन दे लेते हैं, जिन बच्चों से नहीं हो पाया उनके लिए सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ये 3 वायर है, ये 3 वायर डॉट शो कर रहा है। डॉट का मतलब क्या हुआ कि तीनों वायर में करंट ऐसे, ये वायर एक तरह से बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ये तीनों वायर बोर्ड से ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं ऐसे, और तीनों में करंट फ्लो हो रही है। वो डायरेक्शन क्या हो गई आपकी आउटवर्ड्स होगी, बोर्ड से बाहर आती हुई करंट है। ऐसे वायर आ रहा है, एक वायर ऐसे आ रहा है, एक वायर ये ऐसे आ रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोर्स निकालना है ऑन द बी वायर ड्यू टू ए एंड सी पर लेंथ, फोर्स पर लेंथ आपको निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, एक तरह से ये दोनों वायर देखो, इमेजिन करो आप ऐसे हैं जिनके बीच डिस्टेंस डी है, और दोनों में डायरेक्शन क्या होगी, दोनों में आउटवर्ड्स, तो डायरेक्शन दोनों में क्या होगी, सेम होगी। सेम डायरेक्शन होने से क्या होता है, याद कीजिए, सेम चार्जेस रिपेल, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, यानी ये सी वायर इस बी को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और सेम डायरेक्शन करंट की इन दोनों केस में भी है, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सॉरी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये दो फोर्सेस अपने पास आ गए। नेट फोर्स निकालना है, तो दिख रहा है जिन दोनों फोर्स को अपन ऐड करेंगे उनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो पैरेललोग्राम में cos 90 यूज होगा, cos 90 0 होता है, वो हट जाएगा। चलिए तो देखो पहले फोर्स बी सी की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, म्यू नॉट, दोनों में सब में करंट आई फ्लो हो रही है, सब में करंट आई फ्लो हो रही है, तो I1 इंटू I2 यानी आई स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2 पाई डी। ठीक है, यही फोर्स का एक्सप्रेशन मेरे ख्याल में इसका आएगा बी ए का, क्योंकि उसमें भी करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये एक्सप्रेशन आने वाला है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया है, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो इनके बीचों बीच आएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ नेट, कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, तो ये दोनों तरफ से इक्वल खींचेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर की तरफ आएगा। ठीक है, तो फोर्स नेट कितना हो गया आपका, पैरेललोग्राम लगाएंगे अपन। ठीक है, इसको नाम दे दो मैंने, चलो एफ नाम दे दिया। ठीक है, फोर्स ड्यू टू बी सी का स्क्वायर, फोर्स ड्यू टू बी ए का स्क्वायर प्लस 2 बी सी बी ए, और उनके बीच का एंगल cos 90। तो cos 90 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये टर्म पूरी की पूरी हट गई। ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, जिनका नाम हमने क्या दे दिया, F दे दिया। तो ये सिंपल क्या हो गया, F नेट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि इसकी वैल्यू F के बराबर है, और ये भी F स्क्वायर हो गया। तो आपका F नेट आ गया आपका 2F स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट में 2 रह गया, एफ स्क्वायर था वो एफ बन के बाहर आ गया, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, √2 एफ की वैल्यू देखो ये एफ की वैल्यू है म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी। ये बताने के लिए, समझाने के लिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन किया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये एक्सप्रेशन आप रफ में लिख सकते हो, और तुरंत आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम कर रखी है। ये ऑप्शन आपके चॉइसेस में होगा, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये अपना नीट का एक क्वेश्चन हो गया, दिस इज नीट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम जी मेंस का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपनी स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए पॉज करके। हाँ जी, सॉल्व किया होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या रखा है इसमें, लेटेस्ट क्वेश्चन है जी 2019 में आया हुआ है। 2 वायर्स है जिनमें I1 I2 करंट ऑपोजिट फ्लो हो रही है। एक थर्ड वायर और उन्होंने बीच में लिया है, लेट दिस इज वायर ए, दिस इज वायर बी, और ये जो डॉटेड है वो एक सी वायर है। ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ये क्या कह रहा है कि इस सी को हम सी वायर को इस तरह से हम रखते हैं कहीं पे, यानी उसकी पोजीशन ए से एक्स डिस्टेंस बता रखी है क्वेश्चन में, ताकि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमें 0 मिलता है, तो x की पॉसिबल पोजीशंस आपको बतानी है। ठीक है, यानी हो क्या रहा है, कहने को ये कह रहा है कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इससे इस पे लगने वाला फोर्स, प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इन दोनों फोर्सेस का जो आपका रिजल्ट आए वो 0 के इक्वल आना चाहिए। दोनों एक दूसरे के
ऑपोजिट होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। यानी ये दोनों फोर्स क्या है, इस तरफ लेंगे, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, लेकिन उनका नेचर एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, यानी इक्वल ऑपोजिट होंगे तभी तो वो कैंसिल हो पाएंगे और तभी आंसर 0 आ पाएगा। तो उस सिचुएशन में आप बताइए कि x की वैल्यू, यानी कहाँ उस वायर को हम रखें रेस्पेक्ट टू a, x डिस्टेंस उसको हमने कंसिडर कर रखा है, उस x की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। तो देखो फोर्स है, स्ट्रेट वायर्स है, पैरेलल वायर्स है, फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो म्यू नॉट I1 I, एक करंट I1 है, एक करंट I है और उनके बीच की डिस्टेंस x है, तो 2πx हो गया। ठीक है, लेंथ नहीं है तो अपन ने फोर्स पर लेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, इक्वल टू माइनस FCB की बात करूँगा, म्यू नॉट करंट I2 है, ए करंट I है, I2 है, I करंट है और इनकी डिस्टेंस दोनों के बीच में टोटल यहाँ से यहाँ D है, तो ये कितनी बच गई यहाँ से यहाँ, ये D माइनस x बच गया है। ठीक है, तो ये D माइनस x हो गया। एक्स में बस अब सिंपल हो गया, ये सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, 2π से 2π कैंसिल हो गया और म्यू नॉट से म्यू नॉट, I से I कैंसिल हो गया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो D माइनस x ऊपर आ गया, डिवाइड बाई x और ये I2 अपॉन I1 और ये माइनस का साइन ये आ गया। ठीक है, x को डिवाइड कर दो तो d माइनस d अपॉन x बन जाएगा और ये x अपॉन x माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस I2 अपॉन I1। ठीक है, उसको उधर भेज दो तो d अपॉन x इज इक्वल टू ये 1 प्लस का बन जाएगा और इधर ऑलरेडी माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा, d बाई एक्स इज इक्वल टू I1 आपने एलसीएम ले लिया तो I1 माइनस I2 हो गया। इस d को भेज दे इधर तो ये 1/d, इधर ये d मल्टीप्लाई में आ गया। 1 अपॉन x नहीं चाहिए, x चाहिए तो x इनको उल्टा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I1d अपॉन I1 माइनस I2, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब ये अकेला एक्सप्रेशन देखिए कहाँ मिलेगा आपको सॉल्यूशन, आपका जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन में क्या है कि अगर मान लीजिए कि I1 ग्रेटर देन I2 है, I1 करंट ग्रेटर देन I2 है जिसकी वैल्यू क्या ऑप्शन में नहीं गिवन है, तब तो ये सॉल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। I1 ग्रेटर देन I2 है तब ये सॉल्यूशन किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर I1 लेस देन I2 अगर है, I1 अगर छोटा है तो छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस भी पॉसिबल है, तो ये प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है, डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट पे, कितनी करंट वहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स और उनको लेके हमने CBSE, नीट, IIT सब लेवल क्वेश्चंस अपन ने प्रैक्टिस किए। आई होप, मुझे लगता है कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट और टॉर्क के साथ में, कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, और उसके बाद 1-2 टॉपिक और है इस चैप्टर के, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय, थैंक यू।